वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है प्रीलिम्स 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए, साथ में उन टॉपिक्स से संबंधित जो यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी दोनों ही में एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इनको नहीं ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी के लिए भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आप बाकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके साथ ही जो बाकी रेवोल्यूशंस हुए हैं यानी कि क्रांतियाँ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इससे डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बाकी जो और रेवोल्यूशंस हैं जैसे कि येलो रेवोल्यूशन या फिर रेड रेवोल्यूशन, इनसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो उनको भी अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को। इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? बेसिकली भारत में ये 1960s में और 70s में आया था। और ये क्या हुआ था, इसमें जो एग्रीकल्चर था उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी भारत में, और उस समय पर फूड की सिक्योरिटी भारत में प्रॉपरली उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसा देखा गया कि 1960s में एक अमेरिकन साइंटिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट बेसिकली थे, नॉर्मन बोरलॉग। ये थे अमेरिकन, लेकिन इन्होंने कहाँ पर जाकर? मैक्सिको में। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिको में जाकर इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने HYVS, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, इन्होंने डेवलप करी। और ऐसा देखा कि वहां पर जो प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप्स की वो ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो सीड्स के कारण प्रोडक्शन में क्रॉप्स की काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। तो वही कॉन्सेप्ट फिर भारत और चाइना जैसे देशों में भी लाया गया। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ही दिया गया था 1960 के दशक में। इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। दुनिया में किसको माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर? तो इनका नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। और इनके इन्हीं प्रयासों के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। हम नोबेल प्राइजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता है कि किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो क्या ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। इसीलिए इनको किस में दिया गया? पीस के क्षेत्र में दिया गया 1970 में। फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 1960 और 70 के दशक में विकसित हुआ। और इसमें क्या किया गया? इसके विकास के अंतर्गत नए जेनेटिक स्ट्रेन्स बनाए गए, डेवलप किए गए, व्हीट, राइस, मेस, इन सारे क्रॉप्स के, यानी कि नई वेराइटी ऑफ सीड्स लाई गई जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये भी रिकमेंड किया गया था कि जो भी कल्टीवेशन के मेथड्स हैं इनको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। और इन्होंने डेवलप किए थे जो व्हीट है इसका काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन इन्होंने डेवलप किया था, एक वेराइटी समझ लीजिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई थी मैक्सिको में। ठीक है। और 1956 तक क्या हुआ था कि मैक्सिको सेल्फ सफिशिएंट हो गया था व्हीट में। तो एक तरीके से इसके अंतर्गत बात की गई थी सारे क्रॉप्स की को बढ़ावा देने की। लेकिन हम देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा सामने आता है हमारे, वो है व्हीट। व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बढ़ा था और भारत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि मिड 1960s में ये जो डॉर्फ व्हीट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया और पाकिस्तान में भी, और प्रोडक्शन जो है इनका काफी ज्यादा बढ़ गया था, व्हीट प्रोडक्शन।
और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसको किसने लीड किया था? MS स्वामीनाथन ने। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाएगा? MS स्वामीनाथन को। और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत इंडिया में क्या क्या हुआ था? मॉडर्न मेथड्स को अपनाया गया था एग्रीकल्चर में, जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। इसी समय से इन सारी चीजों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को हमें मिलती है। उसके बाद जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था भारत में, ये मेनली व्हीट रेवोल्यूशन था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें वृद्धि देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है व्हीट के ही उत्पादन में। ये लगभग 3 गुना हमें इसमें व्हीट के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। बाकी जो ओवरऑल इंक्रीज था सीरियल्स में वो 2 गुने से भी कम था। इसीलिए इसको एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को व्हीट रेवोल्यूशन भी कह दिया जाता है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने कौन कौन से भारत में क्षेत्रों को अफेक्ट किया? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र थे जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलता है। और साउथ में कहां कहां पर? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर उस समय तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, हम सेल्फ सफिशिएंट होने लगे। जो हमारे यहाँ फूड की कमी पड़ रही थी उसको हमने सही कर लिया। सिचुएशंस उस समय की सही रही, लेकिन हमने कुछ वहां पर कुछ उसके खराब परिणाम भी आए, जैसे कि हम जो बाकी मिलेट्स जैसे प्रोडक्शन जो होता था उनका प्रोडक्शन कम हो गया। हमारा जो फोकस था वो गेहूं और चावल पर ही चला गया। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे, बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो ये सारे इल इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिनको हमें यहाँ पर एनालाइज नहीं करना है। अगर आपको मेंस का आंसर लिखना हो तो अब आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी इल इफेक्ट्स थे उसके कारण क्या हुआ, एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, कि इसमें क्या होगा, इसमें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कि हम बढ़ावा देंगे प्रोडक्टिविटी को भी, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखा जाएगा कि वो सस्टेन कर सके, वो इस तरीके से हो कि हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इल इफेक्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, इन्हीं के परिणाम स्वरूप एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा ही दिया गया था, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे। उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने बेसिकली क्या कहा, एनवायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि सुरक्षित और टिकाऊ कृषि। ऐसा ना हो कि हम इतने ज्यादा पानी का प्रयोग करने लगे, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने लगे कि आगे आने वाले समय में कृषि एकदम ही ज्यादा खराब हो जाए। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है। अब हम बाकी रेवोल्यूशंस को पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा जो पूछा गया है एग्जाम में, नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? इनको किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी। कृषि के क्षेत्र में दिया ही नहीं जाता है नोबेल, अर्थशास्त्र में, मेडिसिन में या फिर शांति में। तो इनको शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। अगला देखते हैं, वहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे क्या है, अब कहा गया है विद रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो वेस्टर्न रीजन जो यूपी का है ये मच मोर डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर रीजन्स। द रीजन हैज विटनेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न यूपी जो है वो ज्यादा विकसित है कंपैरेटिवली, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो रीजन है यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। तो ये भी हमने देखा है कि पंजाब हरियाणा के साथ साथ वेस्टर्न यूपी में भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2।
ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आपने नहीं ध्यान दिया होगा वेस्टर्न यूपी वाला पॉइंट तो आप इस आंसर को नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। द टर्म evergreen revolution has been used for increasing agricultural production in India by, यानी कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सदाबहार क्रांति शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, नॉर्मन बोरलो, एम एस स्वामीनाथन, राजकृष्ण, आर के वी राव। तो आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एम एस स्वामीनाथन। फिर अगला देखते हैं। अब लिखा हुआ है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका संबंध किससे है। बाजरे के उत्पादन से, दलहन के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, या फिर तिलहन के उत्पादन से। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन से ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अब हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति की सर्वाधिक लाभार्थी रही है। ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो आपसे आपके सामने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो शब्द आ गए हैं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर गेहूं ही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको पता चल रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज ने कितना रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया था। देखिए अब ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है कि हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि कितना रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया होगा उसने प्रति हेक्टेयर में। यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट टच द रिकॉर्ड फिगर ऑफ, ये हमारे सामने फिगर है लेकिन आप इसको याद रखिएगा इन केस ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो 2000 किलोग्राम इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। देन यूपीपीसीएस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो काफी ज्यादा टेढ़े होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखने होंगे। अब हम देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए बाकी जो रेवोल्यूशन हैं, क्रांतियां हैं, इसमें हुआ क्या कि इन क्रांति को ऐसा क्रांति क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय पर किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे समझ लीजिए कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एग हो गया, तो एग के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, या फिर लेदर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, तो उसको हमने किसी रंग से जोड़कर उसको क्रांति कह दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली वो मैच द फॉलोइंग में आए हैं और आपको बताना है कि ब्लू क्रांति का संबंध किससे। लेकिन हम थोड़ा सा होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम 2-4 पॉइंट्स और देख लेंगे जिनसे प्रश्न बन सकता है कि जैसे इससे संबंधित इसका फादर किसको कहा जाता है या ये कब आया। तो देखते हैं, जो ब्लू क्रांति है, नीली क्रांति, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या रहा है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि यानी कि फिशरीज और एक्वा कल्चर को प्रमोट करना। तो ब्लू कलर से आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अरुण कृष्णन को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ये नाम आपको थोड़े रटने पड़ेंगे। अरुण कृष्णन जो थे ये फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहे गए हैं इंडिया में। फिर हम देखते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन या फिर रजत क्रांति, इसका किससे संबंध है। इस अवधि में क्या हुआ था, अंडों के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, उसको हमने रजत क्रांति कहा है। ये किसने पीरियड के बीच में हुई, 1969 से 1978 के बीच में रजत क्रांति हमको देखने को मिलती है। और बंडा वासुदेव राव जो थे ये एक भारतीय कृषिविद थे और ये कुक्कुट किसान थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये इन्हें कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के फादर के रूप में भी जाना जाता है इंडिया में। और यही इंस्पिरेशन थे सिल्वर रेवोल्यूशन के पीछे, यानी कि रजत क्रांति के पीछे अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्पिरेशन कौन थे, तो वो थे बंडा वासुदेव राव, ये नाम याद रखिएगा। साथ में फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन भारत में किसको कहा जाता है, तो ये हमारी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इनको माना जाता है रजत क्रांति का जनक। ठीक है, तो ये पॉइंट इससे संबंधित हमें याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हम पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन में। ये लॉन्च किया गया था एडिबल ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो खाद्य तिलहन है उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए इस क्रांति को लॉन्च किया गया था। ये मेनली फोकस किस पे थी, मस्टर्ड यानी कि सरसों पे ज्यादा फोकस थी, और सेसेमे और अर्थात तिल पे फोकस थी। इन दोनों पर, एडिबल ऑयल्स पे सबसे ज्यादा फोकस थी, बाकी भी और जो ऑयल सीड्स थी उन पर भी फोकस किया गया था, लेकिन ये ज्यादा
फोकस में थी। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1986 से 87 के बीच में ये शुरू की गई थी। और फादर ऑफ, ये यहाँ पर इंडियन रेवोल्यूशन नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा, भारतीय क्रांति की जगह येलो रेवोल्यूशन होगा। तो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कौन थे? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। तो ये जो पिंक रेवोल्यूशन है ये किससे संबंधित था? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो प्याज के उत्पादन से, उसके बाद पोल्ट्री से संबंधित था और मांस उद्योग से, और साथ में फार्मास्यूटिकल में वृद्धि से भी संबंधित रहा है ये पिंक रेवोल्यूशन। तो जो भी पिंक कलर की चीजें हैं, अक्सर फार्मास्यूटिकल को हटा दीजिए तो आप थोड़ा उससे रिलेट कर याद कर सकते हैं। इनको याद रखिएगा। और दुर्गेश पटेल जो थे, इनको गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। ये पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ, इनके जो भी नाम बता रही हूँ, उनको एक दो बार आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन। इसका संबंध किससे है? देखिए, भूरे कलर से आप रिलेट कर सकते हैं। ये है कॉफी से संबंधित, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन से संबंधित, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन हो कॉफी का, उससे संबंधित है हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन। और ये लेदर के प्रोडक्शन से भी संबंधित है कि लेदर के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। तो ये दोनों ब्राउन रेवोल्यूशन से संबंधित चीजें हैं। फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। साथ में ये जो ब्राउन रेवोल्यूशन है, इसकी शुरुआत मानी जाती है विशाखापट्टनम से। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जो लाल चीजें होती हैं टोमेटो और मीट से, और इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये क्रांति लाई गई थी। और ये क्रांति जो है, इसके जनक किसको माना जाता है? विशाल तिवारी को माना जाता है। ये शुरू की गई थी 1980 के दशक में, और ये 2008 तक रेड रेवोल्यूशन हमारा अस्तित्व में रहा है। इससे संबंधित ये पॉइंट्स हो गए हैं। फिर हम देखते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन अर्थात काली क्रांति। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगी पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाने से। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था कि एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की गई है पेट्रोलियम में, वो इसीलिए की गई थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन बढ़ सके, क्योंकि प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम का होता है वो भारत में इतना नहीं होता है और हम इसके लिए इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यानी कि गोल्डन फाइबर क्रांति। तो ये हो जाएगा हमारा जूट से संबंधित क्रांति। जूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था, और इसमें हम देखते हैं इसके जनक किसको माना जाता है? निरपक तूतज ये नाम है, तो याद रखिएगा। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद एक दो और बची हैं, वो भी देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? कपास से। देखिए, फाइबर है तो ये कपास आ जाएगा सिल्वर में, और गोल्डन में क्या आ जाएगा? जूट। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन आलू के प्रोडक्शन से संबंधित है, वो राउंड होती है तो आपको ये चीजें आसानी से लर्न हो जाएंगी। फिर ग्रे रेवोल्यूशन जो है, ये फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से संबंधित है, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की इसके अंतर्गत बात की गई थी। और फिर हम एक देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स। ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम है, ये लाई गई थी 2018-19 के बजट में, और ये ऑपरेशन फ्लड जो था उसके तर्ज पर लाई गई थी। देखिए, ऑपरेशन फ्लड हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़े पॉइंट सुन लीजिए। ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था। किससे संबंधित था? मिल्क प्रोडक्शन से। और ऑपरेशन फ्लड के जनक किसको कहा जाता है? वो कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। तो ये ऑपरेशन फ्लड हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब हम थोड़े से और चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सारे जो हम रेवोल्यूशंस पढ़ रहे थे उनके बारे में डिस्कस किया है, तो इसके बारे में भी जानना काफी आवश्यक हो जाता है। तो फिलहाल हमने ये भी देख लिया। अब हम आते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स में वापस। तो ऑपरेशन ग्रीन्स किसकी तर्ज पर शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड की तर्ज में 2018-19 के बजट में इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था कि जो सप्लाई है टोमेटो, अनियन और पोटैटो, यानी कि जो टॉप क्रॉप्स है, इसी के इनिशियल से बना है, जो टॉप क्रॉप्स है,
इसकी सप्लाई स्टेबलाइज हो सके और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंश्योर हो सके पूरे वर्ष भर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एकदम इनके प्राइसेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। तो ये जो प्राइस वोलेटिलिटी है ये सही हो सके, इसीलिए इसको लॉन्च की गई थी। इस स्कीम किस ईयर लॉन्च की गई थी ये याद रखिएगा, कौन से ईयर के बजट में। और ये जो स्कीम है ये जून 2020 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कवर करते हुए। इस समय पर हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और ये 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया था और इसका नाम टॉप से क्या हो गया था, टोटल। ठीक है, क्योंकि सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसमें कवर कर दिए गए थे। ये पायलट बेसिस पे 6 महीने के लिए उस समय पर लॉन्च किया गया था। और ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च की गई थी। नाफेड इसकी नोडल एजेंसी है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नाफेड के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, नाफेड से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स देख लें। तो ये जो नाफेड है इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैंने लिख भी दिया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 अक्टूबर 1958 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और साथ में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 2 अक्टूबर 1958 को इसको स्थापित किया गया और इसके कुछ जोनल यानी कि रीजनल ऑफिसेस भी हैं जो कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, ये रीजनल ऑफिसेस जो हैं वो 4 हैं। ये हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में, और 28 जोनल ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है नाफेड से संबंधित, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जो रेवोल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर हमारे सामने फील्ड लिखी हुई है कि उनका संबंध किससे है। तो मैच करते हुए चलते हैं हम। जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है, ऑयल सीड से यानी कि तिलहन से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, मैंने आपको अभी बताया है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से। और ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 3। तो ए का 3 2 में है, तो हम बी का देख लेते हैं, बी का 1। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। वैसा ही एक और क्वेश्चन आ गया है, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, इसका संबंध किससे है, ग्रीन रेवोल्यूशन से। मिल्क प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन। फिर फिशरीज किससे हो जाएगा, ब्लू रेवोल्यूशन। और फर्टिलाइजर्स, ग्रे रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A1 B3। तो ऐसा देखते हैं किसी में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए ये थोड़े आसान प्रश्न होते हैं, ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। फिर हम देखते हैं पिंक रेवोल्यूशन। ये हमने देखा है, इसका संबंध किससे है, कॉटन से, गार्लिक से, ग्रेप से या अनियन से। तो इसका संबंध हो जाएगा अनियन यानी कि प्याज से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखते हैं। अब हमको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, ब्लू पोल्ट्री से और ग्रीन एग्रीकल्चर से। तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध कुक्कुट से नहीं है, फिशरीज और एक्वाकल्चर से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर एक और क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पीली क्रांति के बारे में हमसे पूछा गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन या फिर पल्सेस प्रोडक्शन। तो जो येलो क्रांति है ये किससे संबंधित है, ऑयल सीड के प्रोडक्शन से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के टॉपिक पर। देखिए, ये जो हम करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली ये क्या है
सर्वे बाय केरला एंड तमिलनाडु फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स इन सम रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो एक सर्वे किया गया है वेस्टर्न घाट्स के कुछ रीजन्स में केरला और तमिलनाडु के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है और इसका जो एडजॉइनिंग एरिया है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। तो इन क्षेत्रों में सर्वे बेसिकली किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या पाया गया कि जो वल्चर्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है ये 2000 के दशक से काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। ऐसा क्यों हो गया है, वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है क्यों कम हुई है? क्योंकि जो कैटल ब्रीड करती हैं इन क्षेत्रों में वहां पर उन कैटल्स को दिया जाता है डाइक्लोफिनाक ड्रग, ठीक है। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और ये जो कैटल्स को पेन किलर के रूप में दिया जाता है ड्रग, उन्हीं कैटल्स पर, उनकी डेड बॉडीज पर ये वल्चर्स फीड करती हैं, ठीक है। तो जब ये वल्चर्स उन कैटल्स को खाती हैं तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में, वल्चर्स की बॉडी में बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है और किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी क्या पूछा गया है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइक्लोफिनाक का संबंध किससे है या फिर किसकी पॉपुलेशन को ये प्रभावित किया है डाइक्लोफिनाक ड्रग ने। तो डाइक्लोफिनाक ड्रग ने किसकी पॉपुलेशन को प्रभावित किया है? वल्चर्स की पॉपुलेशन को प्रभावित किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए ये जो सर्वे हुआ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखिएगा, जिसकी वजह से वल्चर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। साथ में आप ये भी देख लेते हैं कि कुछ कंजर्वेशन स्टेप्स भी उठाए गए वल्चर्स के लिए कि वल्चर की पॉपुलेशन जो है वो कम क्यों होती जा रही है। इसीलिए एक कंजर्वेशन एफर्ट जो उठाया गया है उसमें सम्मिलित है वल्चर केयर सेंटर। ये सेटअप किया गया था पिंजौर हरियाणा में 2001 में और 2004 में इसको अपग्रेड कर दिया गया था और बना दिया गया था पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बना दिया गया था। ये कहाँ पर है? पिंजौर हरियाणा में। और अगर हम देखें तो साउथ एशिया में आपको इससे पता चलेगा कि वल्चर की पॉपुलेशन कितनी डिक्लाइन हुई है। साउथ एशिया में व्हाइट रम्ड जो वल्चर्स थी ये 1990 के दशक के लगभग 4 करोड़ थी इनकी संख्या, लेकिन डाइक्लोफिनाक ने इनको इतना ज्यादा प्रभावित किया है कि इस समय पर, आज के समय में, वर्तमान समय में इनकी पॉपुलेशन केवल 10,000 रह गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में जो वायनाड पॉपुलेशन है वहां पर इनकी संख्या, वायनाड बर्ड सेंचुरी जो है वहां पर इनकी संख्या देखने को मिल रही है क्योंकि ये वाले जो यहाँ के वल्चर्स है वो एक्सपोज नहीं हुए हैं डाइक्लोफिनाक नामक ड्रग से, तभी वहां पर ये जीवित कुछ संख्या में बचे हुए हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक था जिससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।